हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हमने स्टार्ट किया था हमारे हरियाणा एग्जाम के लिए कॉमर्स के क्वेश्चंस की सीरीज, जिसमें हमने इकोनॉमिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन किए, फाइनेंस एंड अकाउंट्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। आज हम करने वाले हैं एचआर एंड ऑबी के प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज जो अलग अलग एग्जाम्स के अंदर आए हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट एमसीक्यू। बट ध्यान रखना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, पूरी वीडियो देखना, देन मुझे बताना मेरे पढ़ाने का तरीका आप लोगों को कैसा लगा। गॉट इट? चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से, दैट इज बेस्ड ऑन द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग मैनेजमेंट कैपिटल एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉय। देखो एमसीक्यू के लिए जो आपकी अप्रोच होनी चाहिए वो होनी चाहिए हमेशा कीवर्ड अप्रोच। तो हमें इस क्वेश्चन में कीवर्ड फाइंड करनी है। सबसे पहले क्या पूछा है? विच रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ एम्प्लॉय स्किल, नॉलेज एंड कैपेबिलिटी। ठीक है जी। दैट मे नॉट शोन इन बैलेंस शीट बट हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द फर्म परफॉर्मेंस। आपसे पूछा है स्टॉक ह्यूमन सॉरी एम्प्लॉय स्किल नॉलेज कैपेबिलिटीज का किसको बोलते हैं, जो हमारे बैलेंस शीट में तो शो नहीं होता लेकिन इम्पैक्ट डालता है फर्म की परफॉर्मेंस पे। सबसे पहले मुझे बताओ एचआरपी क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर तो हम ये देखते हैं कितने मैन पावर हैं, कितनों की रिक्वायरमेंट है, किस लेवल के मैन पावर हमें चाहिए। तो ये हमें ये नहीं बताता कि एम्प्लॉय की स्किल नॉलेज स्टॉक एंड ऑल, वो सब नहीं आएगा। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट तो आपका कंप्लीट एक ओवरव्यू है, वो सिर्फ आपको एम्प्लॉय की स्किल नॉलेज कैपेबिलिटी का स्टॉक भी नहीं बताता है, देन ये भी टोटली गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आपका ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है कि एम्प्लॉय की नॉलेज स्किल का पूरा सेट, तो ऑफकोर्स ह्यूमन कैपिटल इसका करेक्ट आंसर बनेगा। समझ में आया? बेसिक हमने सिर्फ कीवर्ड अप्रोच को यहाँ फॉलो किया, ये हमारे कीवर्ड्स थे। गॉट इट? आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। मेथड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। देखो ट्रेनिंग के आपके पास मेनली 3 मेथड होते हैं, ज्यादातर आपको 2 देखने को मिलते हैं लेकिन मैं 3 में आपको बताती हूँ। एक आपका ऑन द जॉब ट्रेनिंग होता है, एक आपकी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होता है, और आपके कुछ अलग मॉडर्न मेथड्स भी होते हैं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग के अंदर कौन कौन से मेथड आते हैं मुझे फटाफट बता दो एक बार। ऑन द जॉब ट्रेनिंग के अंदर आपके कौन कौन से मेथड आते हैं? देखो जॉब रोटेशन, सारे मेथड आज हम पढ़ लेंगे एक क्वेश्चन के साथ। जॉब रोटेशन का मतलब क्या है? आप जॉब को रोटेट कर रहे हो, सेम पर्सन उसी कंपनी में रहते हुए, उसी ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए, उसी लेवल पे रहते हुए, सेम डेजिग्नेशन के साथ अलग अलग काम करता है और सारे काम को सीखता है। जॉब रोटेशन का मेन मोटिव ये होता है कि एक एम्प्लॉय को हम एन नंबर ऑफ वर्क के लिए ट्रेन कर सके, ये है जॉब रोटेशन। नेक्स्ट आपका जॉब इंस्ट्रक्शन। जॉब इंस्ट्रक्शन इज लाइक कि जॉब करते हुए जो आपको इंस्ट्रक्शन दी जाती है उनको फॉलो करते चलना और अपनी जॉब को कंटिन्यू रखना। जॉब करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन दी जाती है वो आपका ऑन दी जॉब ट्रेनिंग मेथड होता है। सिंपल है। नेक्स्ट आपकी 2 मेथड आते हैं, एक है अप्रेंटिसशिप और एक है इंटर्नशिप। कंफ्यूज नहीं होंगे कोई भी बच्चा इसके अंदर। अप्रेंटिसशिप एंड इंटर्नशिप। देखो अप्रेंटिसशिप का मतलब है जो आप एक तरीके की ट्रेनिंग लेते हो फॉर न्यू स्किल डेवलपमेंट, ये आपकी एक तरीके की लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग होती है। इंटर्नशिप आप एज ए फ्रेशर कहीं पे जॉब करते हो, वो होती है आपकी इंटर्नशिप। अप्रेंटिसशिप का देखो सबसे बड़ी एग्जांपल देती हूँ, आप एज ए कारपेंटर हैं या फिर आप एज ए आपके घर में कभी प्लम्बर आया है तो प्लम्बर के साथ आपने जो चीज नोटिस करी होगी हमेशा एक छोटू आता है। तो वो छोटू क्या है? वो छोटू एक तरीके की अप्रेंटिसशिप कर रहा है, उस छोटू को काम आता है, ये नहीं है कि वो बिल्कुल जीरो, उसको काम आता है लेकिन फिर भी वो हमेशा उस प्लम्बर के साथ साथ जाता है। क्यों? ताकि वो बेटर तरीके से काम कर सके, वो बेटर तरीके से सीख
सीख सके। ये है आपकी अप्रेंटिसशिप। इंटर्नशिप क्या है फिर? इंटर्नशिप का मतलब है कि आप एज ए फ्रेशर जाते हो, अभी आपको कुछ भी नहीं आता है, 0 लेवल से आप स्टार्ट कर रहे हो। ये दोनों ही आपकी ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड के अंदर आती हैं। अप्रेंटिसशिप लॉन्ग टर्म होता है, डेवलपमेंट के लिए किया जाता है। इंटर्नशिप आपकी शॉर्ट टर्म 3 मंथ 6 मंथ 1 ईयर तक चलती है। अप्रेंटिसशिप लॉन्ग लाइफ लॉन्ग चलती है हमेशा। समझ में आया? नेक्स्ट है आपका कोचिंग एंड मेंटोरिंग। कोचिंग एंड मेंटोरिंग, जितने भी आपके सीनियर है, आप जॉब कर रहे हो, जॉब पे आपके जितने भी सीनियर हैं, वो आपका एक तरीके से मेंटोर है, वो आपका एक तरीके से कोच है, वो आपको समझा रहे हैं कि कैसे चीजें की जाती है। क्या वो अपनी जॉब कर रहे हैं? यस। क्या वो आपको भी समझा रहे हैं सारी चीजें? यस। तो कोचिंग एंड मेंटोरिंग एक तरीके की ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, जिसके लिए आपको ट्रेन किया जाता है कि आप दूसरों को भी जो सीखा है वो सिखा सको। समझ में आई ये मेथड? उसके बाद आओ ऑफ द जॉब ट्रेनिंग पे। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के अंदर देखो, एक पॉइंट और बताती हूँ। सिमुलेशन मेथड किस किस ने पढ़ा है आज तक? इसका एक मैं अलग तरीका बताने वाली हूँ, उसके बाद तुम कभी भी नहीं बोलोगे क्लास को लास्ट तक देखना है। देखो, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि ये एमसीक्यू सीरीज अगर आपने स्टार्टिंग से लास्ट तक हर यूनिट की फॉलो कर ली, बहुत इजीली आप अपना एग्जाम क्रैक कर सकते हो। सिमुलेशन, सिमुलेशन का मतलब क्या होता है? एक रियल एनवायरनमेंट ना क्रिएट करके एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट के अंदर काम करना। एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट के अंदर जब काम किया जाता है तो वो एक सिमुलेशन टेक्निक होती है। तो सिमुलेशन आपकी एक तरीके की मॉडर्न टेक्निक है, और ये मॉडर्न टेक्निक आपकी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का पार्ट बनता है, ये भी ध्यान रखना। अब सिमुलेशन के अंदर क्या क्या आता है? सिमुलेशन के अंदर आपका रोल प्लेइंग आता है। सिमुलेशन के अंदर आपका रोल प्लेइंग आता है। रोल प्लेइंग का मतलब क्या है? आप किसी और की जगह पे रोल प्ले कर रहे हो। लाइक आपकी जितनी भी मूवीज होती हैं, या कोई भी आपका ड्रामा स्कूल कॉलेज में कोई फंक्शन होता है, उसमें आप ड्रामा करते हो, वो सब आपका रोल प्लेइंग का पार्ट होता है। कि एक्चुअली में ये रोल आपको दिया है कि आपको XYZ पर्सन की अम्मा बन के इस मूवी में काम करना है। समझ में आया? रोल प्लेइंग। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे केस स्टडी। केस स्टडी, केस स्टडी का मतलब क्या? ये ऑफ द जॉब में देखो कैसे आया। कोई चीज हैपन हुई, कोई भी एक्शन हुआ, वो पूरा हैपन होने के बाद, वो पूरी एक उसका रिजल्ट निकलने के बाद, अब आप उसको स्टडी कर रहे हो कि एक्चुअली में इसके अंदर हुआ क्या था। एक XYZ कंपनी है, उन्होंने अपनी मार्केटिंग को एनहेंस करने के लिए या अपने काम करने के तरीके को, सेल्स को इंक्रीज करने के लिए कोई न्यू मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनाई। ठीक है, अब वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को यूज करके आपकी सेल इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई। अब उस पूरे के पूरे केस को आप स्टडी कर रहे हो कि इन्होंने कैसे कैसे इम्प्लीमेंट किया अपनी स्ट्रेटेजी को, क्या क्या चेंजेस लेके आए। तो ये क्या है? एक तरीके की केस स्टडी होती है। हिस्ट्री में कोई इवेंट हैपन हुआ है, उसका आज के टाइम पे आप स्टडी कर रहे हो, तो दिस इज केस स्टडी। एंड दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ सिमुलेशन, क्योंकि सिमुलेशन वो आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट आप बना के स्टडी करो, एक्चुअली में हिस्ट्री में जाके स्टडी नहीं कर रहे। समझ में आया? उसके बाद है आपका बिजनेस गेम। बिजनेस गेम क्या होता है? बिजनेस गेम आप कह सकते हो एक इस तरीके से कि आपको n नंबर ऑफ ऑप्शन दिए गए हैं, आपको उसमें से बेस्ट चूज करना है। नेक्स्ट है आपका एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इन बास्केट एक्सरसाइज। ये भी एक तरीके का सिमुलेशन टेक्निक ही है, इन बास्केट एक्सरसाइज। इन बास्केट एक्सरसाइज के अंदर क्या होता है कि, या इन बास्केट ट्रेनिंग के अंदर क्या होता है, एक बास्केट के अंदर आपको n नंबर ऑफ वर्क दे दिए जाते हैं। आपको खुद प्रायोरिटाइज करना पड़ता है कि इसमें से कौन सा काम आप पहले करोगे, कौन सा काम आप बाद में करोगे। आपने एज ए न्यू कहीं पे ज्वाइन किया, न्यू ज्वाइन करते ही उन्होंने आपको सीधा 1 महीने का काम बता दिया कि 1 महीने तक, लाइक टीचिंग का एग्जांपल लेते हैं, मैं कहीं कॉलेज ज्वाइन करती हूँ, अपना एग्जांपल लेती हूँ। मेरे कॉलेज में एक मैम ने ज्वाइन किया, मैंने फर्स्ट डे उनको धीरे धीरे, सेकेंड डे, थर्ड डे मैंने उनको क्या किया, रिटर्न में सारी चीजें दे दी कि ये सारा काम आपको 1 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट करना है, इतने क्लासेस लेनी है, इतने आपके अटेंडेंस रजिस्टर साथ साथ कंप्लीट होने चाहिए, एंड सो ऑन।
तो ये क्या है, इन बास्केट एक्सरसाइज। अब आपको यहाँ पे प्रायोरिटाइज करना है कि आपको अपने रजिस्टर्स पहले करने हैं, आपको वो ट्रेनिंग वाला पार्ट बच्चों का पहले करना है, बच्चों की वर्कशॉप कब करवानी है, आपको लेक्चर कब पूरे करने हैं। तो ये है इन बास्केट एक्सरसाइज, जहां पे एक बास्केट के अंदर नंबर ऑफ टास्क आपको दे दिए जाते हैं और अब आपको डिसाइड करना पड़ता है कौन सा टास्क आपको कब करना है, पहले कौन सा करना है, बाद में कौन सा करना है, उसको प्रायोरिटाइज किया जाता है। समझ में आया ये पॉइंट भी। उसके बाद है कंप्यूटर सिमुलेशन। कंप्यूटर सिमुलेशन के अंदर क्या होता है कि एक तरीके की वर्चुअल रियलिटी बना दी जाती है। यहीं पर लिख लो, वर्चुअल वर्चुअल रियलिटी आपकी बना दी जाती है कि एक्चुअली में वो सिचुएशन ऐसी है नहीं जो आपको दिखाई जा रही है। ये ज्यादातर आपकी वहां पे ट्रेनिंग यूज होती है जहां पे आपकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई होती है ट्रेनिंग देने की, या फिर रिस्क लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है। एग्जाम्पल लेते हैं पायलट का। पायलट को आपको प्लेन उड़ाना सिखाना, आप डायरेक्टली उसको प्लेन तो नहीं दे सकते, बाय चांस थोड़ा सा भी क्रैश हो गया, XYZ कुछ भी नुकसान हो तो वो बहुत भारी नुकसान हो सकता है। तो आप क्या करते हो, एक तरीके का वर्चुअल रियलिटी बनाते हो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर एंड द AI आर्टिफिशियल सिस्टम एंड ऑल, वहां पे आप उसको सिखाते हो। समझ में आया। लास्ट आती है यहाँ पे आपकी वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग के अंदर क्या होता है, मेरे को कौन बता सकता है फटाफट। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग आपकी मशीन बेस्ड ट्रेनिंग होती है, जहां आप मशीन्स की वो यूज करना सीखते हो। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, आपको बनाना है एक सॉप, आपको एक सॉप बनाना है, उसके लिए आप केमिकल्स को मिक्स एंड मैच कर रहे हो। एक उन केमिकल को आप मैच करो अपनी फैक्ट्री के अंदर ही, जहां पे अगर वो केमिकल गलत मैच हुआ तो बहुत बड़ा धमाका हो सकता है। दूसरा आप क्या करते हो, फैक्ट्री के अंदर ना उन चीजों को यूज करके किसी आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में, किसी लैब में जाके उसको यूज करते हो, ताकि जो धमाका हो वो बहुत ज्यादा इम्पेक्ट ना डाले। तो विजिबल ट्रेनिंग एक ऐसा मेथड है ट्रेनिंग का जहां पे आप मशीन्स को या कुछ टेक्निकल चीजों को यूज करना सीखते हो, बट एक्चुअली वहां पे नहीं जहां पे आपको उन चीजों को यूज करना है किसी दूसरे प्लेस पे, ताकि कोई बड़ा नुकसान ना हो। समझ में आया वेस्टिबल ट्रेनिंग का मतलब भी। अब ध्यान ये रखना, मैंने आपको ये बताया कि ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के अंदर मॉडर्न मेथड आता है, मॉडर्न में आपका सिमुलेशन टेक्निक आता है। तो जितनी भी ये मैंने आपको सारी सिमुलेशन टेक्निक्स बताई हैं, ये सारी की सारी आपकी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है। समझ में आ गया, मुश्किल तो नहीं है। इसके बाद ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में और आ सकता है आपका लेक्चर। देखो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के मैं आपकी ग्रुपिंग करवा देती हूँ ताकि आपको इजी रहे। फर्स्ट तो हो गया आपका सिमुलेशन। अब सिमुलेशन के अंदर जितनी भी टेक्निक आएंगी वो सारी की सारी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का मेथड होगी। सेकंड हो गया आपका क्लासरूम टीचिंग टाइप, ट्रेडिशनल टीचिंग आप इसको नाम दे सकते हो। ट्रेडिशनल टीचिंग इंक्लूड्स लाइक आप क्लासरूम टीचिंग कर रहे हो, आप कोई लेक्चर ले रहे हो, ये सारी की सारी आपकी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का पार्ट बनती है। समझ में आया। लाइक आप जॉब करते करते प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन भी आपका इसी के अंदर आ जाएगा। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। अब मेरे को इतना जरूर मैं आपको श्योर कह सकती हूँ, आज तक जिस भी बच्चे ने सारे के सारे ट्रेनिंग मेथड पढ़े हैं, वो इसमें से ऐसे एक जगह आपको किसी भी एक सिंगल बुक में अगर ये सारे ट्रेनिंग मेथड मिल जाए, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगी। 10 बुक का कंटेंट मिक्स करके हर एमसीक्यू को डीपली स्टडी करने के लिए मैं आज आपके सामने पूरा कंटेंट लेके आई हूँ। नेक्स्ट इसमें एक और होता है, वो होता है आपका टी ग्रुप ट्रेनिंग। उसके लिए मैं एक टी ग्रुप ट्रेनिंग, जिसको सेंसिटिविटी ट्रेनिंग भी बोलते हैं, टी ग्रुप ट्रेनिंग या सेंसिटिविटी ट्रेनिंग।
ये ट्रेनिंग आपकी जब यूज होती है जब आपको कुछ किसी ऐसे टॉप लेवल पर्सन को चेंज करना है। इसके अंदर आपका बिहेवियर को ट्रेन किया जाता है मेनली कि आपको अब एज ए लीडर गाइड करना है। आप एक जूनियर पोजीशन पे थे, आपका प्रमोशन करना है एज ए सीनियर, तो उसके लिए क्या किया जाएगा, उसके लिए आपकी टी ग्रुप ट्रेनिंग या सेंसिटिविटी ट्रेनिंग कंडक्ट करवाई जाती है। समझ में आया? ताकि आपका बिहेवियर एक सीनियर वाला हो सके, क्योंकि सीनियर लेवल पे जितनी आपकी टेक्निकल स्किल जरूरी है उससे ज्यादा आपकी बिहेवियर स्किल जरूरी होती है। आपका एक सॉफ्ट टोन, आपकी वे ऑफ स्पोकन और आपकी कम्युनिकेशन जरूरी होती है। समझ में आया? तो उसके लिए ट्रेन करना इज लाइक आपका टी ग्रुप या सेंसिटिविटी ट्रेनिंग का पार्ट बनता है। समझ में आ गया ये पॉइंट? अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पे। अब जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन को गलत किया, मैं गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, देख लो अब। कोई नहीं, देखो करते हैं। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के मेथड आपसे पूछा है। जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग, जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग, जॉब पे रहते हुए आपको इंस्ट्रक्शन दी जा रही है कि जॉब को ऐसे परफॉर्म करो, तो जॉब पे रहते हुए है, ऑन द जॉब है, तो फोर्थ नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा कट गया। जॉब रोटेशन या कोचिंग, आप एज ए कोच वर्क कर रहे हो, कोचिंग या मेंटोरिंग, जॉब रोटेशन, सेम जॉब पे रहते हुए आपको रोटेट किया जा रहा है, ऑप्शन सी भी नहीं आएगा। तो यहीं से हमारे पास ऑप्शन निकल कर आ चुका है, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 इसका करेक्ट आंसर बनेगा। अब देख लेते हैं ऑप्शन 1 एंड 2 में क्या है। लेक्चर आपका ऑन ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है, ऑफ कोर्स ये सिमुलेशन आपकी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है, लेबोरेटरी ट्रेनिंग भी आपकी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होती है। लेबोरेटरी ट्रेनिंग को ही कई बार वेस्टिबल ट्रेनिंग भी बोल दिया जाता है, ध्यान रख लेना इस पॉइंट को। उसके बाद है रोल प्लेइंग, किसी और का रोल प्ले कर रहे हो, ऑफ कोर्स ऑफ द जॉब है। वेस्टिबल ट्रेनिंग आ भी गया, वीडियो प्रेजेंट कर रहे हो आप, ऑफ द जॉब है। समझ में आया सारे के सारे मेथड्स? यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। देखो अभी हमने सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन किए हैं 15 मिनट्स के अंदर, तो हम पूरे कंसेप्ट को निचोड़ के सारे क्वेश्चंस को इसी तरीके से कंप्लीट करते हैं जितने भी। और ये क्वेश्चन है, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यही टॉपिक बार बार रिपीट होते हैं। क्वेश्चन के सारे टॉपिक अगर आपने कर लिए तो आपको डीप कंसेप्ट पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, अगर बेसिक स्टार्टिंग से आपका स्ट्रॉन्ग था तो। समझ में आया? चलो अब आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। When an employee is willing to go above and beyond what is typically expected in his or her role is known as, जो आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, एक एम्प्लॉय उससे बेटर काम कर रहा है, तो उसे क्या कहा जाता है? एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, एम्प्लॉय एंगेजमेंट, एम्प्लॉय एनहेंसमेंट या एम्प्लॉय एनकरेजमेंट? बताओ फटाफट। देखो सबसे पहली टर्म आपकी एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, जहां एम्पावरमेंट आ जाती है ना बच्चे, वहां आपकी पावर एंड अथॉरिटी आ जाती है, पावर एंड अथॉरिटी आ जाती है। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट का मतलब है कि आप अपने एम्प्लॉय को ज्यादा पावर दे रहे हो, ज्यादा अथॉरिटी दे रहे हो, ताकि आप उसके ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डाल सको। तो ये नहीं होगा ऑफ कोर्स आपका, बिकॉज यहाँ पे एम्प्लॉय विलिंगली अपनी कैपेसिटी से या आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उससे ज्यादा कर रहा है विलिंगली, तो ये है आपका एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, बिल्कुल भी नहीं होगा। नेक्स्ट आपका एम्प्लॉय एंगेजमेंट। देखो एम्प्लॉय एंगेजमेंट का मतलब क्या है कि एम्प्लॉय वर्क में एंगेज है, एंगेज होने का मतलब है कि वो विलिंगली एंगेज है, वो आपके दिए हुए काम करके खुश है। एक है कि एम्प्लॉय सिर्फ ये है कि मेरे को बेरोजगार नहीं रहना, मेरे को जॉब की जरूरत है, मतलब अपनी जरूरत के लिए काम कर रहा है, तो वो एम्प्लॉय एंगेजमेंट नहीं होता। एम्प्लॉय एंगेजमेंट है कि वो खुद अपनी मर्जी से खुश होके उस काम को कर रहा है, वो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड है, वो विलिंगली जितना आप एक्सपेक्ट करते हो उससे ज्यादा आपको देता है, तो ये आपका एम्प्लॉय एंगेजमेंट होता है। ध्यान रखना इस पॉइंट को। इसके अंदर आपका इन्वॉल्वमेंट एम्प्लॉय खुद इन्वॉल्व है काम में, वो मोटिवेट है अपने आपके काम को या अपने काम को करने के लिए। समझ में आया? नेक्स्ट टर्म है आपकी एम्प्लॉय एनहेंसमेंट। एम्प्लॉय एनहेंसमेंट का मतलब है जो एम्प्लॉय के पास नॉलेज है, स्किल है,
आप उसको एनहेंस करना चाह रहे हो, एम्प्लॉय को डेवलप करना चाह रहे हो, एम्प्लॉय को और ज्यादा सिखाना चाह रहे हो, तो एम्प्लॉय को एनहेंस कर रहे हो, उसकी एक वैल्यू को एनहेंस कर रहे हो उसको सिखाकर। समझ में आया? नेक्स्ट है एम्प्लॉय एनकरेजमेंट। एनकरेजमेंट एक तरीके का पॉजिटिव मोटिवेशन है। आप एम्प्लॉय को कोई एक पर्टिकुलर टास्क करने के लिए पॉजिटिवली मोटिवेट करते हो, वो एम्प्लॉय एनकरेजमेंट होता है। चारों टर्म समझ में आई? क्लियर है यहां तक? तो ऑफ कोर्स इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा एम्प्लॉय एंगेजमेंट। नेक्स्ट आ जाओ। एथिक्स आर द मॉरल प्रिंसिपल्स एंड द वैल्यू विच। एथिक्स एंड द मॉरल प्रिंसिपल्स क्या होता है, मेरे को फटाफट पहले तो ये बता दो। एथिक्स एंड मॉरल प्रिंसिपल क्या होता है? किसी को पता है? देखो, एथिक्स का मतलब है कि आपके वो सेट ऑफ रूल, प्रिंसिपल, स्टैंडर्ड जो सोसाइटी ने आप लोगों को दिए हैं या आपके प्रोफेशन ने आपको दिया। एज ए टीचर मुझे ये पता है, मेरी ये एथिकल ड्यूटी है कि मैं स्टूडेंट को बेटर तरीके से टीच कर सकूं। अपना फायदा देखना कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन एक एथिक्स आपके मॉरल जजमेंट है जो सोसाइटी ने, प्रोफेशन ने, ऑर्गेनाइजेशन ने आपको दिए हैं। अगर गवर्नमेंट ने आपको एक वो उस पोजीशन पे बिठाया है, आपको वो गवर्नमेंट जॉब दी, आपको वो टीचर की अथॉरिटी दी, आपके स्कूल ने, आपके कॉलेज ने आपको एक वहां पे बिठाया, तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप अपनी ड्यूटी को बेटर तरीके से करो, बिना उसके अंदर किसी तरीके का कह सकते हैं लाइक कि बिना किसी एक नेगेटिव जजमेंट के ईमानदारी से ड्यूटी करना। समझ में आया? तो एथिकल इज लाइक आपकी एक्सटर्नल गाइडेंस जो किसी सोसाइटी ने, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, किसी प्रोफेशन ने आपको दी है। लेकिन मॉरल का मतलब है कि मेरे को खुद को ये चीज गलत लगती है, सामने वाला क्या बोल रहा है आई डोंट केयर, मेरे को खुद को ये चीज गलत लगती है भाई, दिस इज माई मॉरल प्रिंसिपल्स। समझ में? एथिक्स एंड मॉरल में डिफरेंस। एथिक्स आपको बाहर से मिलते हैं, एक्सटर्नल गाइडेंस होती है। मोरल आपका एक इनर इंट्यूशन होता है कि आपको क्या सही और क्या गलत लगता है। समझ में आया? तो एथिक्स एंड मॉरल प्रिंसिपल क्या होते हैं? लीगली एनफोर्सेबल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एथिक्स और मोरालिटी के अंदर कभी भी लीगैलिटी नहीं आती, ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखोगे। गाइड द फर्म बिहेवियर। एथिक्स आपके फर्म के बिहेवियर को नहीं बताता, फर्म का बिहेवियर बताता, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा है। वो एथिक्स आपके क्या है या आपकी मॉरल वैल्यू क्या है, वो आपके फर्म के बिहेवियर को नहीं बताते हैं। फर्म का बिहेवियर कौन बताता है? फर्म का बिहेवियर बताता है आपका ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। इसी में एक चीज और आती है, वैल्यूज। एथिक्स, मॉरल एंड वैल्यूज। एथिक्स एंड मॉरल समझ में आया? वैल्यू समझो। वैल्यू का मतलब क्या होता है? वैल्यूज इज लाइक जो आपकी परमानेंट मोरालिटी है, परमानेंट जो आपके माइंड में वो चीज सेट है जिसको कोई चेंज नहीं कर सकता। आपकी ये वैल्यू सिस्टम है कि जहां भी आपको गॉड दिखता है आप अपने हाथ जोड़ के प्रणाम करते हो। ये आपकी वैल्यू सिस्टम है कि आपको हमेशा ये लगता है कि पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये आपकी वैल्यू सिस्टम है कि आप हमेशा बड़ों की इज्जत करना जानते हो, भले ही वो गलत है या सही है। तो वैल्यू एक तरीके का आपका परमानेंट बिलीफ होता है जो बचपन से लेकर बड़े होने तक आपको हमेशा गाइड किया गया है, सिखाया गया है। तो वैल्यूज क्या? आपका परमानेंट बिलीफ। समझ में आया? उसके बाद है ethics and the moral principle and the value which provide employee with rule how to behave। देखो, रूल्स जहां भी वर्ड आ जाता है वो कहीं ना कहीं रिजिडिटी दे देता है। तो कभी भी आपको, आप एथिक्स को कह सकते हो, लेकिन दीज आर नॉट द रूल, दे आर जस्ट द गाइडिंग प्रिंसिपल। ये रूल नहीं होते। रूल को ब्रेक करने पे तो पनिशमेंट मिलती है, लेकिन एथिक्स को ब्रेक करने पे आपकी कोई पनिशमेंट नहीं होती। आपको गाइड किया जाता है कि ऐसे बिहेव करोगे तो लंबे टाइम तक टिक पाओगे, अदरवाइज आउट हो जाओगे ऑर्गेनाइजेशन से। समझ में आया? तो एक्चुअली में एथिक्स या मॉरल प्रिंसिपल एंड द वैल्यू क्या है? वो एक्शन जो एक इंडिविजुअल करता है। समझ में आया ये पॉइंट?
बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये छोटी छोटी टर्म। एथिक्स, मॉरल, वैल्यूज में डिफरेंस क्या होता है, घुमा देता है आपको एग्जामिनर। आपको एक सेंटेंस दे देगा, आपसे ये पूछा जाएगा ये एथिक्स है, ये मॉरल है, ये वैल्यूज है, या नन ऑफ दीज, या ऑल ऑफ दीज। समझ में आया ये पॉइंट भी। आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू द वैल्यू लेड इन ऑर्गेनाइजेशन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट और बी चूज द करेक्ट कोड ऑफ बीइंग स्टेटमेंट। आपको इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है। पीपल डिफर इन देयर चॉइस ऑफ वैल्यू। देखो यहाँ पे अगेन मैं आपको कहूंगी कीवर्ड अप्रोच के ऊपर वर्क करना, कीवर्ड को ढूंढने की कोशिश करना। क्या बोला गया है, पीपल डिफर इन देयर चॉइस ऑफ वैल्यू। पीपल अलग अलग होते हैं अपनी वैल्यू की चॉइस करने में। वैल्यू क्या, मेरा इनर इंट्यूशन, ठीक है, यस। द एनफोर्समेंट ऑफ वन ग्रुप वैल्यू ऑफ एन इंडिविजुअल इज एन एथिकल इशू, स्टिल देयर इज गुड या आइडियल कॉम्युनैलिटी इन द वैल्यू ऑफ बिजनेस होल्ड। यहाँ आपको क्या बताया गया है, यहाँ आपको ये बताया गया है कि पीपल्स की खुद की वैल्यू अलग अलग होती है, लेकिन जब वो एक ग्रुप की वैल्यू की बात करते हैं तो इंडिविजुअल के कुछ एथिकल इश्यूज आ जाते हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू सिस्टम कुछ और है और उसकी वैल्यू सिस्टम कुछ और है, जिसकी वजह से बट फिर भी हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू सिस्टम के साथ होते हुए भी हम एक ऑर्गेनाइजेशन में एक कॉमन गोल के साथ काम करते हैं, ताकि हम एक गुड आइडियल कम्युनिटी पे अंदर, कम्युनैलिटी के अंदर पहुंच सके। ऑफ कोर्स ऐसा ही होता है। आपका मानना कुछ हो रहा है, मेरा मानना कुछ हो रहा है, बट वी आर बोथ वर्किंग इन ए सेम ऑर्गेनाइजेशन विद द सेम एथिकल प्रिंसिपल, जिससे हम एक गुड आइडियल कम्युनैलिटीज वैल्यूज को बिल्ड कर सकते हैं। समझ में आया। देन स्टेटमेंट 1 इज ऑफ कोर्स आपकी करेक्ट। सेकंड पे आ जाओ, एथिकल कोड आर द स्टेटमेंट। एथिकल कोड पूछा है आपसे, क्या होता है एथिकल कोड, आपका स्टेटमेंट, नॉर्म्स, बिलीफ एक ऑर्गेनाइजेशन का जो वो प्रपोज करती है, डिस्कस करती है, डिफाइन करती है बाय द मैनेजमेंट ऑफ फर्म, विच इज पब्लिश्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड। हाँ, आप कह सकते हो एथिकल कोड आपकी ऑर्गेनाइजेशन के वो होते हैं कि आपके नॉर्म्स क्या है, आप क्या मानते हो, आपके बिलीफ से, आपके नॉर्म से, आपके मैनेजमेंट के माइंडसेट से ही आपकी ऑर्गेनाइजेशन के एथिकल कोड निकल के आते हैं। देन ऑफ कोर्स द बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट हियर। मजा आया, मजा आया, मजा आया। अच्छा लगा क्वेश्चन। आगे चलो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। इन द लेटेंट कॉन्फ्लिक्ट, ये लेटेंट कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है पहले तो मुझे ये बता दो। दूसरा है आपका मैनिफेस्ट कॉन्फ्लिक्ट। इन दोनों टर्म का मीनिंग बता दो मुझे पहले तो। लेटेंट कॉन्फ्लिक्ट एंड द मैनिफेस्ट कॉन्फ्लिक्ट, आपकी लेटेंट डिमांड भी होती है। याद है किसी बच्चे को लेटेंट डिमांड? लेटेंट डिमांड क्या होती है, लेटेंट डिमांड वो डिमांड जो करंट में जो प्रोडक्ट मेरे पास अवेलेबल है उससे वो मेरी डिमांड फुलफिल नहीं हो सकती, उसको आप लेटेंट डिमांड बोलते हो। तो अब ये लेटेंट कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, जल्दी जल्दी बताओ। लेटेंट कॉन्फ्लिक्ट, देखो लेटेंट डिमांड वो डिमांड जो अभी फुलफिल हो नहीं सकती, जो करंट प्रोडक्ट मेरे पास अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी डिमांड है कि मेरे को एक ऐसी दवाई मिल जाए जिससे मैं लेते ही मैं यूपीएससी का एग्जाम टॉप कर जाऊं, तो आज तक ऐसी कोई दवाई बनी ही नहीं है। डिमांड तो है लेकिन वो फुलफिल नहीं हो सकती करंट में जो प्रोडक्ट अवेलेबल है उनसे। तो लेटेंट कॉन्फ्लिक्ट भी आपका इसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट होता है। लेटेंट कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट करता है बट इट इज हिडन, एग्जिस्ट करता है बट इट इज हिडन, नॉट एक्सप्रेसली ओपनली। ओपनली आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। लाइक दो एम्प्लॉय हैं, दे फील टेंशन ड्यू टू अनइक्वल वर्कलोड। एक एम्प्लॉय है जो फ्री बैठा रहता है, दूसरा एम्प्लॉय जिसके पास बहुत ज्यादा वर्कलोड है, लेकिन वो अपने अपनी एम्प्लॉयर को या अपने सीनियर को जाके नहीं कह सकता जी हमारे पास बराबर बराबर काम नहीं है। ये एग्जिस्ट तो है बट हिडन है, तो वो एक टेंशन है कि कैसे काम होगा।
तो इन शॉर्ट में अगर बताऊं तो लेटेंट कॉन्फ्लिक्ट आर द हिडन कॉन्फ्लिक्ट दैट एग्जिस्ट बट नॉट एक्सप्रेस। समझ में आया? वहीं पे मैनिफेस्ट कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? मैनिफेस्ट कॉन्फ्लिक्ट आर ओपनली एंड विजिबल। मैनिफेस्ट करते हो, हम किसी से प्रे करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम गॉड से मैनिफेस्ट करते हैं कि वी वांट दिस थिंग, हमें ये चीज चाहिए। तो मैनिफेस्ट कॉन्फ्लिक्ट भी आपका उसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट होता है, दैट इज ओपनली विजिबल। वो आपको हर जगह देखने को मिलता है। आप स्ट्राइक कर रहे हो, आप कंप्लेंट कर रहे हो, आप एक तरीके की घेराव स्ट्राइक पे बैठे हो, तो ये सब क्या, प्रोटेस्ट कर रहे हो आप, तो ये सब क्या है? ये आपका मैनिफेस्ट कॉन्फ्लिक्ट है। समझ में आया? अब आ जाओ, इसको पढ़ते हैं क्वेश्चन को। लेटेंट कॉन्फ्लिक्ट ऑल दो द प्रैक्टिस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिलाइज द फैक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट फॉर द वेरियस रीजन बट डू नॉट शो ओपनली। यस, लेटेंट कॉन्फ्लिक्ट वही कॉन्फ्लिक्ट होता है जो रिलाइज करता है द फैक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द वेरियस रीजन्स। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट के, बट ये ओपनली आपको नहीं बताया जाता। यस, there is a potential ground for perceived conflict in turn into reality। yes, कुछ ना कोई potential ground आपका बना है कि perceived conflict जो है वो आज के टाइम पे reality में, मेरे को लगता था कि ये कॉन्फ्लिक्ट होगा और एक्चुअली में वो कॉन्फ्लिक्ट हो गया। मेरे को लगता था, इसीलिए लगता था क्योंकि कुछ ना कुछ हैपन हुआ होगा, कोई ना कोई मैंने वो एक्शन देखा होगा, मैंने वो चीज ऑब्जर्व करी होगी, मैंने वो चीज समझी होगी। तो पोटेंशियल ग्राउंड बनना है प्रिसीव्ड कॉन्फ्लिक्ट का जो रियलिटी के अंदर टर्न हो जाता है। बिल्कुल, ऑफ कोर्स ये स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट है। आपसे पूछा है कौन सी स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है, मैनिफेस्ट कॉन्फ्लिक्ट इज ऑलवेज डॉक्यूमेंटेड। इज दिस ट्रू? क्या मैनिफेस्ट कॉन्फ्लिक्ट आप जब ओपनली बता रहे हो कि मैं कॉन्फ्लिक्ट कर रहा हूँ, जरूरी है कि आप लिख के दो कि मैं तो कॉन्फ्लिक्ट करूंगा या मैं तो हड़ताल पे बैठूंगा? इज दिस ऑलवेज? तो ये ऑलवेज वर्ड यहाँ गलत है। तो ऑफ कोर्स दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। मैनिफेस्ट कॉन्फ्लिक्ट इज ऑलवेज नॉट डॉक्यूमेंटेड, इट मे और मे नॉट बी डॉक्यूमेंटेड। समझ में आया? नेक्स्ट, मैनिफेस्ट कॉन्फ्लिक्ट ओपन कॉन्फ्लिक्ट होता है। यस, लेटेंट कॉन्फ्लिक्ट आपका एक तरीके से क्लोज या हिडन कॉन्फ्लिक्ट होता है। क्लियर यही क्वेश्चन भी? नेक्स्ट आ जाओ। करेक्ट, चूज द करेक्ट कोड ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बीइंग करेक्ट और इनकरेक्ट। ठीक है, स्टेटमेंट 1 आपकी दी है, फ्रिंज बेनिफिट मींस एनीथिंग। फ्रिंज बेनिफिट क्या होता है, मेरे को ये बताओ। फ्रिंज बेनिफिट का मतलब होता है कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन देती है। एग्जांपल दे दो मेरे को फटाफट फ्रिंज बेनिफिट के। एक बार मेरे को पहले आप बताओगे फ्रिंज बेनिफिट क्या होता है। और इसमें आपसे क्या पूछा गया है? फ्रिंज बेनिफिट, क्या फ्रिंज बेनिफिट आपको ये भी बताना ये टैक्सेबल होता है हमेशा या हमेशा ही नॉट टैक्सेबल होता है? देखो, सबसे पहले तो फ्रिंज का मतलब होता है बेटा एडिशनल। फ्रिंज का मतलब क्या होता है? एडिशनल। तो फ्रिंज बेनिफिट कुछ एडिशनल जो आपके एम्प्लॉय को, आपके वर्कर को दिया जाता है सैलरी से अलग। सैलरी या वेज तो आप दोगे ही दोगे, उसके अलावा आपको कुछ भी दिया जाता है। इट मे बी समथिंग फिजिकल कॉमोडिटी और इट मे बी समथिंग इनटेंजिबल थिंग्स। इनटेंजिबल थिंग्स इंक्लूड आपको सेटिस्फेक्शन दी जा रही है, आपको मोटिवेशन दिया जा रहा है, आपको एक एनवायरमेंट दिया जा रहा है, ये सब भी आपका फ्रिंज बेनिफिट का पार्ट बनता है। फिजिकल थिंग्स के अंदर आगे आपको पीएफ दिया जा रहा है, आपको हेल्थ इंश्योरेंस दी जा रही है, कार दी जा रही है, आपको फ्री मिल्स दी जा रही है, पेड लीव दी जा रही है, तो वो सब आपके फ्रिंज बेनिफिट का पार्ट बनता है। तो फ्रिंज बेनिफिट मीन्स एनीथिंग दैट इंक्लूड एम्प्लॉय फैमिली दैट हैज हाई सोशल एंड पीयर रिकॉग्नाइजेशन इंक्लूडिंग दिस। ऑफ कोर्स बहुत प्यारी स्टेटमेंट है, बहुत ईजी है। Fringe benefit aim at increasing economic security of an employee and always non-taxable। अगर यहाँ तक ये मेरी स्टेटमेंट होती तो ये बिल्कुल करेक्ट थी, बट दोबारा ये ऑलवेज वर्ड ने चीजें खराब कर दी। ये ऑलवेज नॉन टैक्सेबल नहीं होता, इट इज टैक्सेबल एंड इट डिपेंड कि आपका किस तरीके का फ्रिंज बेनिफिट है। कुछ फ्रिंज बेनिफिट आपके गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के लिए नॉट टैक्सेबल होते हैं बट पब्लिक के लिए होते हैं, लाइक एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस जो है वो एक पब्लिक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रहा है तो वो नॉट टैक्सेबल हो जाता है, और एक प्राइवेट एम्प्लॉय को मिलता है तो वो टैक्सेबल हो जाता है। तो ये ऑलवेज नॉट टैक्सेबल आपका गलत है। समझ में आया? तो इसका बनेगा ऑप्शन, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट सेकंड इज इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट,
अरेंज द फॉलोइंग स्टेप ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस इन राइट सीक्वेंस। फटाफट बता दो अब ये मुझे, बहुत इजी है ये तो। सबसे पहले तो नीड को ही एनालाइज करोगे कि ट्रेनिंग की जरूरत भी है या नहीं है, या बस ऐसे ही मजे मजे में ट्रेनिंग दिए जा रही हैं। जल्दी जल्दी इसका आंसर अब आप लोग बता दो मुझे, इजी है ये क्वेश्चन, इट्स नॉट डिफिकल्ट। देखो सबसे पहले देखो नीड एनालिसिस, नीड एनालाइज करो कि ट्रेनिंग या डेवलपमेंट की आपको जरूरत भी है या नहीं। ऑप्शन 1 सभी में है, कोई भी ऑप्शन नहीं कटा। उसके बाद देखो या तो ऑप्शन 5 आएगा या 2 आएगा। 5 में क्या है, इंस्ट्रक्शनल डिजाइन, और 2 में है आपका वैलिडेशन। जब तक आपने कोई डिजाइन ही नहीं बनाया, आप उसको वैलिड या नॉट वैलिड कैसे बता सकते हो? नहीं बता सकते ना। तो ऑप्शन नंबर 4 तो आपका कट गया यहाँ पे। सबसे पहले तो आप नीड को एनालाइज करोगे, उस नीड के हिसाब से आप डिजाइन बनाओगे कि किस टाइप की कितनी ट्रेनिंग आपको किस एम्प्लॉय को देनी है। तो ये हो गया आपका वैलिडेशन। देन वैलिडेशन के बाद 2, 3 या 4 कौन सा पॉइंट आएगा? जैसे ही आपने इसको वैलिडेट कर दिया, वैलिडेशन आपने कर दिया है, तो वैलिडेशन के बाद अब आप क्या करोगे? एक सेकेंड, क्या कर दिया ये मैंने? नीड एनालिसिस, ठीक है। इंस्ट्रक्शनल डिजाइन, इंस्ट्रक्शनल डिजाइन के बाद आएगा आपका वैलिडेशन, कि अब आप ये देखोगे कि जो आपने डिजाइन बनाया है, ये जो ट्रेनिंग आपने डिसाइड करी है, ये कितने टाइम पीरियड तक आपको फायदा दे सकती है या कैसे एम्प्लॉय को फायदा दे सकती है, वो सब आप वैलिडेट करोगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आएगा। तो ये दोनों भी आपके कट गए। देन वैलिडेशन देखने के बाद आप उस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर दोगे कि हाँ ठीक है, मेरे को इतने टाइम तक ही इन एम्प्लॉय को ट्रेन देने की जरूरत है और इतने टाइम तक ये मुझे फायदा भी दे देंगे। जब आपने हर चीज को वैलिडेट कर दिया, तो आप उस प्लान को इम्प्लीमेंट कर दोगे। इम्प्लीमेंट करने के बाद लास्ट में देखोगे इवेल्युएशन, कि कैसी आपकी ट्रेनिंग रही है। आप सिर्फ और सिर्फ इस लास्ट ऑप्शन इवेल्युएशन से ही अपने क्वेश्चन को कर सकते थे, क्योंकि इवेल्युएशन तो आपको जब होगा ना, जब आप पूरी ट्रेनिंग दे चुके हो। बीच में तो इवेल्युएट नहीं करोगे, लास्ट में ही करोगे। तो यहां से भी आपका डायरेक्ट एक ही ऑप्शन से ये क्वेश्चन हो सकता था, सिर्फ और सिर्फ अगर ये पता होता इवेल्युएशन तो लास्ट में ही होता है। क्लियर? अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। When employee work longer day for in exchange for the longer weekend or the other day off, एम्प्लॉय क्या करता है? एम्प्लॉय ये कहता है कि मैं डेली के 6 घंटे काम करने की बजाय मैं डेली के 10 घंटे काम कर दूंगा, लेकिन 6 घंटे काम करने में जो आप मेरे को वर्क डेज पर वीक के 6 वर्किंग डेज देते हो, मैं 6 वर्किंग डेज की बजाय 4 वर्किंग डे ही काम करूंगा। तो इस टर्म को क्या कहा जाता है? इस टर्म को कहा जाता है बेटा कंप्रेस्ड वर्क वीक। ध्यान रखना है इस टर्म को। कंप्रेस्ड वर्क वीक का मतलब क्या है, कि वर्क वीक को जितने वर्किंग डेज है मैं उसको कंप्रेस कर रहा हूं, मैं वर्किंग डेज को कम कर रहा हूं यहाँ पे अपना। समझ में आया? अरे आगे आ जाओ। Which one of the following describe the metamorphic stage of employee socialization? Employee socialization की आपकी 3 stages होती हैं। कौन कौन सी? प्री अराइवल, कि अभी तक आप उनसे मिले ही नहीं हो। प्री अराइवल के बाद अब आप उनसे मिलते हो, उस टर्म को क्या बोला जाता है? एक से मेरे को माइंड में नहीं आ रही, उसको बोल एनकाउंटर। एनकाउंटर, आप उनसे मिलते हो, लास्ट आपकी मेटामॉर्फिक स्टेज। मेटामॉर्फिक स्टेज, ये 3 स्टेज होती है आपकी एम्प्लॉय सोशलाइजेशन की। प्री अराइवल की, आप अभी तक अपनी ऑर्गेनाइजेशन में गए नहीं हो, आपने इंटरव्यू दिया, आपके पास आपका ज्वाइनिंग लेटर है सिर्फ। तो प्री अराइवल का मतलब होता है कि वहां जाने से पहले जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है कि मेरे को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसे एम्प्लॉय मिलेंगे, ये मुझे काम करना होगा, दिस इज ऑल अबाउट द प्री अराइवल। एनकाउंटर, जब आप चले जाते हो, आप रियलिटी एंड एक्सपेक्टेशन में डिफरेंस पता करने लग जाते हो, आप वहां पे मिलने जुलने लग जाते हो, आप उनके एनवायरमेंट को समझने लग जाते हो, दिस इज
द एनकाउंटर स्टेज, जहां पे आप ऑर्गेनाइजेशन के वैल्यू, एटीट्यूड, एक्सपेक्टेशन को समझने लग जाते हो, ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को समझने लग जाते हो, अपने काम को समझने लग जाते हो, ऑर्गेनाइजेशन आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है वो सब समझने लग जाते हो, तो उसे कहा जाता है एनकाउंटर स्टेज। वहीं पे लास्ट स्टेज आती है आपकी मेटामॉर्फिक स्टेज, जहां पे अब आप ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंफर्टेबल हो जाते हो, आपको पता चल जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन को आपसे क्या चाहिए और आपको ऑर्गेनाइजेशन को क्या देना है। दिस इज द मेटामॉर्फिक स्टेज। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया मेटामॉर्फिक स्टेज क्या है? एम्प्लॉय ज्वाइन ऑर्गेनाइजेशन विद हिज वैल्यू, एटीट्यूड एंड एक्सपेक्टेशन। एम्प्लॉय ने अभी अभी तो ज्वाइन किया है, तो ये आपकी एनकाउंटर स्टेज है, अभी प्री अराइवल भी नहीं है क्योंकि वो ज्वाइन कर चुका है, यहाँ बताया जा रहा है, तो ये एनकाउंटर स्टेज के अंदर रहेगा। एम्प्लॉय स्टडी करता है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को, अब वो आ चुका है, वो स्टडी कर रहा है, ऑफ कोर्स सेम द एनकाउंटर स्टेज। एम्प्लॉय इवेल्युएट करता है और डिक्टोटॉमी बिटवीन द एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी, सेम द एनकाउंटर स्टेज, कि वो ये देखते एक्सपेक्टेशन मेरी क्या थी और रियलिटी मुझे क्या देखने को मिली है। लास्ट है आपका एम्प्लॉय बिकम कंफर्टेबल विद ऑर्गेनाइजेशन इंटरनलाइजेशन एंड इट्स नॉर्म। एम्प्लॉय कंफर्टेबल हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो इसको बोला जाता है एम्प्लॉय सोशलाइजेशन सॉरी एम्प्लॉय सोशलाइजेशन की मेटामॉर्फिक स्टेज, जहां पे एम्प्लॉय फील कंफर्टेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन। गॉट इट? इजी है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्ट्राइक इज विदाउट द कंसेंट? ये आपका टॉपिक है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, देखो 3-4 इंपॉर्टेंट टॉपिक नोट डाउन करवाती हूँ, वो हम जो इससे नेक्स्ट हमारी क्लास होगी एमसीक्यू की ही, उस जैसे आज मैंने आपको सारी के सारी ट्रेनिंग मेथड करवाई ना बहुत बढ़िया तरीके से, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, इंडस्ट्रियल रिलेशन और सेटलमेंट कैसे करी जाती है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की, और इंडस्ट्रियल रिलेशन की थ्योरीज, ये टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाने वाली हूँ बहुत बढ़िया तरीके से। अभी सिर्फ मेरे को ये बता दो कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में एक डिस्प्यूट होता है स्ट्राइक। बहुत सारे मेथड है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के, उसमें से एक मेथड आपका स्ट्राइक। कौन से टाइप की स्ट्राइक होती है? जहां पे एम्प्लॉय जो है वो बिना किसी ऑफिशियल यूनियन के, बिना किसी लीगल नोटिस के, बिना किसी कंसेंट के सीधा स्ट्राइक पे बैठ जाते हैं। बेटा वो होती है आपकी वाइल्ड कैट स्ट्राइक। सारी स्ट्राइक समझते हैं। सबसे पहले है आपकी जुडिकेशनल स्ट्राइक। जुडिकेशनल स्ट्राइक आपकी वो स्ट्राइक होती है जहां पे आप कानूनी तौर से स्ट्राइक पे बैठे हो, लॉ की हेल्प से आपने हर प्रोसीजर को फॉलो किया है, एक तरीके से आपकी लीगल स्ट्राइक इसको कह सकते हैं, तो उसे कहा जाता है जुडिकेशनल स्ट्राइक। वहीं पे सेकंड आपकी वाइल्ड कैट स्ट्राइक, जिसको आपने अभी देखा भी कि ये ऐसी टाइप की स्ट्राइक होती है जहां पे आप एकदम, वाइल्ड कैट का मतलब क्या होता है? आपकी जंगली बिल्ली। आप बिना किसी से पूछे, बिना किसी से कंसेंट लिए, बिना किसी से एक सजेशन के आप सीधा स्ट्राइक पे चढ़ के जंगली बिल्ली की तरह बिहेव कर रहे हो, किसी के नहीं सुन रहे हो, सबको काटते जा रहे हो, तो दिस इज टाइप ऑफ वाइल्ड कैट स्ट्राइक। समझ में आया? नेक्स्ट है सिंपैथी स्ट्राइक। सिंपैथी स्ट्राइक आपका दोस्त हड़ताल पे बैठा, आप उसके साथ बैठिए, सिंपैथी स्ट्राइक। स्लो डाउन स्ट्राइक, अब ये पता है कि भाई मालिक सैलरी बढ़ा नहीं रहा है, नौकरी मैं छोड़ नहीं सकता, मजबूरी है, मैं क्या करता हूँ, मैं नहीं काम करता। जो काम आप अपनी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग 1 घंटे में कर सकते थे, आप उसी काम को करने में अब 3 घंटे ले रहे हो। दिस इज स्लो डाउन स्ट्राइक। समझ में आया? दिस इज स्लो डाउन स्ट्राइक। वाइल्ड कैट इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाओ। Which of the following is not a forecasting technique for assessing human resource requirement? नया स्टार लगा लो इस पे, अभी करवाती हूँ सारी की सारी फोरकास्टिंग टेक्निक आज मैं आपको ये बताना है इसमें से कौन सी एक फोरकास्टिंग टेक्निक नहीं है ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट की। देखो, ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट की 3 तरीके की आपकी फोरकास्टिंग टेक्निक है। फर्स्ट है आपकी क्वांटिटेटिव,
देन है आपकी क्वालिटेटिव, देन है आपकी मॉडर्न टेक्निक। क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव के अंदर आता है सबसे पहला आपका रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस के अंदर आप क्या देखते हो, आप ये देखते हो कि मेरे को एक्चुअली में मैंने 500 यूनिट प्रोड्यूस करी हैं, मेरे को ये पता है कि एक एम्प्लॉय जो है वो 50 यूनिट को एक मंथ के अंदर सेल कर सकता है ऑन एन एवरेज। तो मुझे अगर 500 यूनिट प्रोड्यूस करी है, मुझे 500 यूनिट अगर सेल आउट करवानी है, तो ऑफ कोर्स एज पर द रेशियो एनालिसिस मुझे 10 एम्प्लॉय की जरूरत होगी। तो मुझे ये पता चल गया कितने ह्यूमन रिसोर्स की मुझे रिक्वायरमेंट है। ये है आपका रेशियो एनालिसिस, जहां पे आपने रेशियो के बेसिस पे अपना कंक्लूजन निकालते हो। नेक्स्ट आपका ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस के अंदर आप प्रीवियस ट्रेंड देखते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, कि कितने एम्प्लॉय ने कितनी यूनिट सेल कर दी थी और वो फ्यूचर में कितनी कर सकते हैं, कितने एम्प्लॉय से कितना काम हो सकता है, वो पीछे के हिस्टोरिकल ट्रेंड को देखते हुए आज आप अपना काम करते हो। ये है आपका ट्रेंड एनालिसिस। नेक्स्ट है आपका वर्क एंड टाइम स्टडी एनालिसिस। वर्क एंड टाइम स्टडी एनालिसिस। वर्क एंड टाइम स्टडी एनालिसिस आपको इस तरीके से हेल्प करता है कि आप ये देखते हो कि एक वर्कर 1 घंटे के अंदर 3 यूनिट बना सकता है, आपको बनवानी है 300 यूनिट, कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर। तो आपको एक वर्कर अगर 3 बना सकता है, आपको 10 बनवानी है, तो कम से कम आपको 3 वर्कर की जरूरत होगी। ये है आपका वर्क इन टाइम एनालिसिस, जहां आप ये देखते हो कितना, कौन से वर्कर कितनी देर में कितना काम कर सकते हैं, उसके हिसाब से आपको वर्कर रखने पड़ेंगे। समझ में आया? उसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रोडक्टिविटी एनालिसिस। प्रोडक्टिविटी एनालिसिस के अंदर आप ये देखते हो कि एम्प्लॉय कितना प्रोडक्टिव है, कैसे वो अपना काम बेटर कर सकता है। अगर प्रोडक्टिव एम्प्लॉय है तो हम उसको बेशक से थोड़ी सी सैलरी ज्यादा दे देंगे, लेकिन वो आपका रिजल्ट बढ़िया लेके आएगा। ये है आपका प्रोडक्टिव एनालिसिस कि एक एम्प्लॉय कितनी यूनिट बना पा रहा है, प्रोडक्टिव एनालिसिस। नेक्स्ट आपका रिग्रेशन या कोरिलेशन एनालिसिस। रिग्रेशन या कोरिलेशन एनालिसिस। रिग्रेशन या कोरिलेशन एनालिसिस देखा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी आपके पैरामीटर्स हैं, जितने भी आपके पैरामीटर्स हैं, उन सब का रिलेशन क्या है आपकी प्रोडक्शन के साथ। कि लाइट ज्यादा होगी तो एम्प्लॉय बेटर प्रोड्यूस कर सकते हैं, उनको एक सेफ एनवायरनमेंट मिलेगा तो एम्प्लॉय बेटर प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो क्या चीज बढ़ाई जाए और जिससे आपकी प्रोडक्शन ज्यादा हो सकती है, और कितने लेवल तक बढ़ाई जाए। तो कोरिलेशन एंड रिग्रेशन दोनों। कोरिलेशन क्या बताता है, कोरिलेशन तो आपको खाली रिलेशन बताता है, एनवायरनमेंट ज्यादा दोगे प्रोडक्शन ज्यादा होगी। रिग्रेशन क्या बताता है, कितना एनवायरनमेंट बेटर दो तो कितनी प्रोडक्शन में इंक्रीज आएगा। तो कोरिलेशन आपका एक क्वांटिटेटिव मेजर क्वालिटेटिव मेजर होता है कोरिलेशन, और क्वांटिटेटिव मेजर होता है आपका रिग्रेशन। समझ में आइए, हम स्टैटिस्टिक्स के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ने वाले हैं कोरिलेशन एंड रिग्रेशन को। उसके बाद है आपका कंप्यूटराइज्ड फोरकास्टिंग मॉडल। कंप्यूटराइज्ड फोरकास्टिंग मॉडल जो आपको ये बताता है कंप्यूटराइज तरीके से सारी चीजों को चेक करके कि कौन सा एम्प्लॉय को कौन कितना प्रोडक्टिविटी भी देखता है, वो रेशियो भी देखता है, वो ट्रेंड भी देखता है, वो एम्प्लॉय के वर्क एंड टाइम भी देखता है कि कितने एम्प्लॉय कितनी देर में कितना काम कर सकते हैं। तो हर चीज देख के कंप्यूटराइज हम मॉनिटर करने की कोशिश करते हैं कि मुझे कितने मैन पावर की रिक्वायरमेंट है। समझ में आया ये यहाँ तक? उसके बाद है क्वालिटेटिव मेजर। क्वालिटेटिव मेजर के अंदर सबसे पहले तो आता है आपकी मैनेजरियल जजमेंट। मैनेजरियल जजमेंट, आपको एज ए मैनेजर ये लगता है आपके एक्सपीरियंस से कि 10 वर्कर जो हैं वो एक
एक दिन के अंदर 100 शर्ट को आसानी से प्रोड्यूस कर सकते हैं। आपने कोई प्रीवियस ट्रेंड नहीं देखा, आपने कुछ नहीं देखा, आपको सिर्फ अपनी एक्सपीरियंस के बेस पे या अपनी जजमेंट के बेस पे बता रहे हो कि 10 वर्कर इतना कर सकते हैं। ये कोई बहुत ज्यादा बड़ी सी बात नहीं है। नेक्स्ट आपकी डेल्फी टेक्निक। डेल्फी टेक्निक के अंदर क्या होता है कि एन नंबर ऑफ एक्सपर्ट एक साथ बैठते हैं, वो अपना ओपिनियन देते हैं, और जो भी वो ओपिनियन देता है उस पेज को हमेशा राउंड एंड राउंड करते रहते हैं जब तक एक कंक्लूजन पे नहीं आ जाते। तो ये है डेल्फी टेक्निक, जहां पे एन नंबर ऑफ एक्सपर्ट से ओपिनियन लिया जाता है कि कितनी ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट की, कितनी ह्यूमन रिसोर्स की हमें रिक्वायरमेंट होगी। ये है डेल्फी टेक्निक। डेल्फी टेक्निक के बाद है आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग आपका एक तरीके का ऐसा डिस्कशन मेथड है जहां पे सारे के सारे पर्सन से ज्यादा आइडियाज कलेक्ट करे जाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है, तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है, तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है, और उसके बेस पे आप एक कंक्लूजन पे लेके आते हो। ये है ब्रेन स्टॉर्मिंग वर्ड किसने दिया है, मैं ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, याद रखना, एलेक्स फ्रैंकिंग ने ये आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग दिया है। उसके बाद है आपका नॉमिनल ग्रुप टेक्निक। नॉमिनल, एक सेकेंड, नॉमिनल ग्रुप टेक्निक। नॉमिनल ग्रुप टेक्निक के अंदर क्या होता है, एक स्ट्रक्चर्ड ग्रुप है जो साइलेंटली बहुत सारे आइडियाज को देता है। इसका नॉमिनल ग्रुप टेक्निक का जो एक मेन कीवर्ड है वो आपको ये याद रखना है कि नॉमिनल ग्रुप टेक्निक के अंदर हमेशा अवॉइड किया जाता है कि एक पर्सन डोमिनेट ना करे, सबसे हम हर पर्सन का इक्वल पार्टिसिपेशन हो। देखो इन तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, मैं वो बता देती हूँ। नॉमिनल ग्रुप टेक्निक का मेन मोटिव है कि आइडियाज तो जनरेट करने हैं स्ट्रक्चर्ड ग्रुप के अंदर, डेल्फी के अंदर भी आइडिया जनरेट होते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग के अंदर भी आइडिया जनरेट होता है, बट नॉमिनल के अंदर जितने भी पर्सन है उसके ऊपर मेन फोकस ये किया जाता है इक्वल पार्टिसिपेशन हो, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, कोई डोमिनेट ना करे। ब्रेन स्टॉर्मिंग के अंदर सिर्फ फोकस होता है कि डिस्कशन हो, एक ओपनली किसी के आइडिया को क्रिटिसाइज ना किया जाए, जितने ज्यादा हो सके उतना आइडिया क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए। ब्रेन स्टॉर्मिंग मतलब बस दिमाग को चलाते जाओ और दूसरी चीज से मतलब नहीं है। चाहे एक पर्सन 100 आइडिया दे दे, एक पर्सन एक भी आइडिया ना दे, डजेंट मैटर, कोई इक्वालिटी नहीं होती। बस ये है कि एक दूसरे का क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते। बट नॉमिनल के अंदर, नॉमिनल ग्रुप टेक्निक में आपकी इक्वालिटी के ऊपर या एक कहते हैं इक्वल पार्टिसिपेशन के ऊपर फोकस ज्यादा किया जाता है। डेल्फी टेक्निक के अंदर आपके एक्सपर्ट ओपिनियन आते हैं, मल्टीपल क्वेश्चन राउंड होता है, जब तक सारे के सारे एक्सपर्ट एक सिंगल कंक्लूजन पे नहीं पहुंचाते तब तक डेल्फी टेक्निक का एक राउंड रॉबिन सीरीज चलती जाती है। कीवर्ड को ध्यान रखोगे क्योंकि डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए, आपके क्वेश्चन में कीवर्ड अप्रोच काम करती है। उसके बाद है आपका मैनेजरियल जजमेंट हो गया, डेल्फी हो गया, नॉमिनल ग्रुप होगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग होगा, यही है आपके क्वालिटेटिव में। अब कुछ मॉडर्न के अंदर आ जाओ। मॉडर्न टेक्निक के अंदर आता है आपको सिनेरियो प्लानिंग, कि आप सिचुएशन को देख के कि लाइक दिवाली के ऊपर मेरी दुकान के अंदर ज्यादा मैन पावर की रिक्वायरमेंट है और नॉर्मल डेज में बहुत ज्यादा सामान नहीं बिकता, तो 2 बहुत है, दिवाली के अंदर हमें 4 चाहिए। तो ये है आपका सिनेरियो प्लानिंग। सिनेरियो प्लानिंग। सेकंड है आपका ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू आप सारा अपना कंक्लूजन लेके आते हो कि कितनी मैन पावर की रिक्वायरमेंट होगी। आपने पहले से अपने एचआर से बात करते हो, पूरा उसके पुराने इंफॉर्मेशन लेते हो, उसके बेस पे अपना कंक्लूजन निकाल देते हो। लास्ट बट नॉट लिस्ट एंड इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है आपका मार्कओव एनालिसिस। मार्कओव एनालिसिस,
मार्कोव एनालिसिस वैसे आपका एक तरीके का क्वांटिटेटिव मेथड के अंदर आता है। मार्कोव एनालिसिस के अंदर क्या होता है, मार्कोव एनालिसिस में मैं प्रोबेबिलिटी के बेस पे पिछले ट्रेंड को देखते हुए ये देखता हूँ कि पिछले ट्रेंड इतना था, अब प्रोबेबिलिटी के बेस पे मेरे कितनी रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो मार्कोव एनालिसिस इज वर्क ऑन द प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट एंड इट इज ए क्वांटिटेटिव टूल्स फॉर द ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट, जो आपको आपको प्रोबेबिलिटी के बेस पे पिछले ट्रेंड देख के ये बताता है कि कितनी टूल्स कितने ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत होगी। समझ में आ गया? अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फोरकास्टिंग टेक्निक फॉर असेसिंग द ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट। ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट की फोरकास्टिंग टेक्निक का कौन सा एक मेथड नहीं है? रेशियो एनालिसिस बिल्कुल है, क्वांटिटेटिव है। ट्रेंड एनालिसिस बिल्कुल है, क्वांटिटेटिव है। गैप एनालिसिस आपका क्वालिटेटिव है, जहां आप गैप देखते हो कि कितना आपका गैप है, कितने आपको एक्चुअली में जरूरत है। लेकिन रिप्लेसमेंट चार्ट आपका एक तरीके से परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर आता है। ये परफॉर्मेंस अप्रेजल करके जब परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं या एक जॉब वर्थ निकालते हैं, जब आपको ये यहाँ पे काम देता है कि अब मैंने परफॉर्मेंस अप्रेजल किया, अब मुझे ये देखना है किस एम्प्लॉय को मुझे कहाँ पे प्लेस करना है, किसको प्रमोट करना है, किसको डिमोट करना है। बट ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट नहीं बताता ये एक इंडिविजुअल लेवल पे बताता है कि आपकी परफॉर्मेंस या आपको कहाँ पे रिप्लेस किया जाएगा। लेकिन ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट कंसेप्ट एक ऑर्गेनाइजेशनल कंसेप्ट है, लेकिन रिप्लेसमेंट चार्ट एक इंडिविजुअल के बारे में बताता है कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी थी। तो रिप्लेसमेंट चार्ट आपका ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट के फोरकास्टिंग टेक्निक नहीं है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? आगे आ जाओ, ये तो हो गया। Which of the following is the sequence of selection? Selection and requirement दो टर्म है, एक है सिलेक्शन, एक है रिक्वायरमेंट, सॉरी रिक्रूटमेंट, रिक्वायरमेंट नहीं रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट के अंदर जो सिलेक्शन के अंदर क्या डिफरेंस होता है बेटा? रिक्रूटमेंट आपका एक तरीके का पॉजिटिव वे है, सिलेक्शन एक नेगेटिव है। कैसे? रिक्रूटमेंट का मतलब है कि एन नंबर ऑफ एप्लीकेशन, एक ऑनर या एक बिजनेसमैन हमेशा ये चाहेगा कि मेरी एक जॉब वैकेंट है, तो एक जॉब वैकेंसी के लिए मेरे पास बहुत सारी एप्लीकेशंस आए। रिक्वायरमेंट ये रिक्वायरमेंट क्यों आ रहा है बार बार दिमाग में? रिक्रूटमेंट के अंदर मेन फोकस होता है कि ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन आए ताकि मैं उस नंबर ऑफ पूल ऑफ कैंडिडेट से एक बेस्ट पर्सन को छाट सकूं। इसीलिए इसे पॉजिटिव प्रोसेस बोला जाता है, क्योंकि सबको एंकरेज किया जाता है एप्लीकेशन डालने के लिए। वहीं पे सिलेक्शन एक तरीके का नेगेटिव वे है, जहां पे आपका जो जिन्होंने एप्लीकेशन डाली है उसको आप निग्लेक्ट कर देते हो। बहुत सारे नंबर ऑफ पूल में से 100 में से एक बच्चे को सिलेक्ट कर देते हो, बाकी सबको रिजेक्ट कर देते हो। इसीलिए सिलेक्शन को नेगेटिव प्रोसेस बोला जाता है। यहाँ पे आपके सिलेक्शन का प्रोसेस पूछा गया है स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस के अंदर कि सिलेक्शन के अंदर क्या होता है। देखो सिलेक्शन के लिए तो सबसे पहले आप अप्लाई ही करोगे, तो आपकी एप्लीकेशन ब्लैंक ही आएगी, सब सीधा तो टेस्ट नहीं हो सकता। पहले एप्लीकेशन ब्लैंक दोगे, उसके बाद आप ये देखो इंटरव्यू होगा या एम्प्लॉय का टेस्ट लोगे। यहाँ पे थोड़े से 2-4 बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, मेरी बात ध्यान से समझना। जब ज्यादा नंबर ऑफ पर्सन होते हैं, एप्लीकेंट बहुत ज्यादा होते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट टेस्ट ले लेता हूँ कि जिससे मैं छाट सकूं, जिस जो जो काम मुझे करवाना है उससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन उनको दे दूंगा, जिसने सही आंसर दिया वही आगे इंटरव्यू वाले राउंड में जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब नंबर ऑफ आपके पर्सन कम है, एप्लीकेंट कम है, तो आप सीधा इंटरव्यू भी ले सकते हो, फिर उनका टेस्ट ले लोगे। ये भी हो सकता है, बिल्कुल हाँ हो सकता है। तो यहाँ पे थोड़ी सी एम्बिग्यूटी है, लेकिन हमें एम्बिग्यूटी के साथ आंसर नहीं दे सकते। बट आपको जो आंसर निकालना है वो फिर पीछे से निकालना शुरू कर दो। मेरे को ये बताओ, फिजिकल एग्जामिनेशन पहले होगा, फाइनल इंटरव्यू पहले होगा? फिजिकल एग्जामिनेशन पहले होगा या फाइनल इंटरव्यू पहले होगा?
देखो बेटा, फाइनल इंटरव्यू होने के बाद अब आप इंटरव्यू तो आपने ले लिया, अब आपको ये डिसाइड करना है कि सामने वाले को ऑफर लेटर देना है या नहीं देना। उसके लिए आप क्या करोगे, आप करोगे उसकी रेफरेंसेस चेक कि कहाँ से आया है, कैसा बंदा है, क्या काम करता है, पहले क्या काम किया है, वगैरह वगैरह, उसके बारे में चेक करोगे। देन उसका एक फिजिकल एग्जाम लोगे। फाइनल इंटरव्यू लेने के बाद आप उसके रेफरेंसेस चेक करोगे, पहले नहीं चेक करोगे। पहले ही बच्चा फेल होगा तो इतने सारे की रेफरेंसेस आपको क्यों ही निकालनी है। तो यहां से आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया? मैंने दोनों तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है, बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं और कहाँ से उनका एक बेटर आंसर आ सकता है। फिर क्लियर है यहां तक? आगे आ जाओ। Human resource management help build successful cross-border alliance by ensuring that, देखो human resource management help successful build cross-border alliance। human resource management करनी है आपको for the cross-border alliance, मतलब आपको मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए अपने ह्यूमन रिसोर्स को एक तरीके से ह्यूमन रिसोर्स के मैनेजमेंट को एक सक्सेसफुल बनाना है कि आपके पास एन नंबर ऑफ एम्प्लॉय हो, उनकी बेटर क्वालिटी स्किल सब कुछ हो। तो क्रॉस बॉर्डर लाइंस में चैलेंज सबसे बड़ा क्या आता है, कल्चर डिफरेंट, लैंग्वेज डिफरेंट। तो उसको मिनिमाइज करके कैसे हम एक एंश्योर कर सकते हैं कि हमारा आउटपुट बेटर निकलेगा, तो वो आपको बता रखा है। यहाँ जो फर्स्ट ऑप्शन है, ऑर्गेनाइजेशन स्पेंड 20% ऑफ देयर एचआर बजट, कहाँ बताया भाई 20%? कहीं पे 20 की जरूरत है, कहीं पे 80 की जरूरत है, कहीं पे 70 की जरूरत है। 20% फिक्स नहीं कर सकते आप, टोटली गलत। स्ट्रेटेजी इज इन प्लेस बिफोर एम्बार्किंग ए क्रॉस बॉर्डर अलायंस। यस, हम एक स्ट्रेटेजी बना लेंगे क्रॉस बॉर्डर अलायंस को करने से पहले, ठीक है, इसको मैं गलत नहीं कह सकती। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन दैट एक्सपोर्ट देयर आइडिया टू सोसाइटी एंड कल्चर, उन ऑर्गेनाइजेशन को लेंगे जो एक्सपोर्ट करती है अपने आइडिया सोसाइटी एंड कल्चर्स को। ये भी मैं गलत तो नहीं कह सकती, हो भी सकता है ये, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल जॉइंट वेंचर आर द स्टाफ, ये आपका क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, वेट आई जस्ट चेक। इसमें क्या आएगा, ह्यूमन रिसोर्स, ये आपका ना इनकम्प्लीट है। इन स्टाफ बाय हाई क्वालिटी मैनेजर, बाय हाई क्वालिटी मैनेजर, कि इंटरनेशनल जॉइंट वेंचर जो आप करोगे तो उसके अंदर आपका मैनेजर हो वो हाई क्वालिटी का होगा। देखो ये मेरे लिए सबसे बेटर सुटेबल बैठेगा कि आप इंटरनेशनल जॉइंट वेंचर करो, अगर आपका स्टाफ बढ़िया हुआ, आपका मैनेजर बढ़िया हुआ, तो पूरी की पूरी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ही बेटर हो जाएगी। यहाँ पे आपको एक बेस्ट आंसर छाटने की जरूरत थी, थोड़ी सी एम्बिग्यूटीज क्वेश्चन के अंदर मेरे को लगती है, बट यस, करेक्ट आंसर फिर इसका 4th ही बनेगा। क्लियर? आगे आ जाओ, इस क्वेश्चन को अभी के लिए छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो। ये क्वेश्चन करो, the employee desire to pay more than the minimum requirement contribution under the employee provident fund in the miscellaneous provision 1952। एम्प्लॉय चाहता है कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा अपने पीएफ के अंदर, वो उससे ज्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहता है, तो उस केस के अंदर आपका मिसलीनियस एम्प्लॉय प्रोविजन एक्ट 1952 क्या बोलता है, ये बोलता है कि एम्प्लॉयर को भी सेम इक्वल कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। देखो इस कॉन्सेप्ट को समझो, पीएफ क्या होता है, प्रोविडेंट फंड क्या होता है। प्रोविडेंट फंड आपकी सैलरी का वो पार्ट होता है जो बैंक डिडक्ट कर लेता है आपका, और उसके ऊपर आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो ज्यादा चार्ज होता है। जितना आप अपना पीएफ कटवाते हो, सेम उतना ही पीएफ एज ए एम्प्लॉयर भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन को आपको देना पड़ता है। तो इसमें ये बोल रखा है कि एम्प्लॉय अपन जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा पीएफ देना चाहता है ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट मिले। ठीक है, तो इस केस के अंदर क्या एम्प्लॉयर को भी ज्यादा देना पड़ेगा? जी नहीं, बिल्कुल भी।
एम्प्लॉयर को क्या आधा देना पड़ेगा एडिशनल का, ये हाफ भी कहीं डिसाइड नहीं है। एम्प्लॉयर के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती एडिशनल कंट्रीब्यूशन की, बिल्कुल सही। एम्प्लॉय अपनी सैलरी का पीएफ कितना भी कटवाए वो एम्प्लॉय की हेडेक है, लेकिन एम्प्लॉयर के ऊपर जो ऑनर है, एम्प्लॉयर के ऊपर जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है सिर्फ उसी तक ऑब्लिगेशन होती है, उससे ज्यादा कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती। मिनिमम रिक्वायरमेंट है एम्प्लॉयर को वो देना पड़ता है, उससे ज्यादा अगर वो देना चाहता है वो उसकी इच्छा है, उसके साथ एम्प्लॉयर चाहे कितना भी दे, डजेंट मैटर। एम्प्लॉयर को सिर्फ मिनिमम रिक्वायरमेंट को ही फुलफिल करना होता है। ये जरूरी नहीं है कि एम्प्लॉयर ज्यादा पीएफ में डालना चाहता है तो एम्प्लॉयर को भी डालना पड़ेगा, ये कहीं नहीं लिखा है। एक्ट आपको ये बोलता है कि एम्प्लॉयर पे मिनिमम रिक्वायरमेंट की कंडीशन है, उसके अलावा कोई कंडीशन नहीं है, तो एक्ट साइलेंट है, ये भी गलत हो जाएगा। गॉट इट? आगे आ जाओ। Under the Employee State Insurance Act 1948, sickness benefit can be paid for which of the following maximum period? देखो ये याद रखने का है, ये 91 days है कि अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग आपको सिकनेस बेनिफिट मिल सकते हैं, जिसमें आपको पेड सैलरी भी मिलेगी। आप घर पे हो, आप छुट्टी ले रहे हो, आप बीमार हो जिसके कारण, तो कितने दिन तक आपको वो पेड मिलता रहेगा, कितने टाइम तक, तो वो 91 डेज है, जिसको 2 कॉन्सिक्वेंटेड बेनिफिट पीरियड के लिए ले सकते हो आप आउट ऑफ 365 डेज। गॉट इट? उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज एनेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एनफोर्स बाय द स्टेट गवर्नमेंट? कौन सा ऐसा लॉ है जिसको एनेक्ट तो किया है सेंट्रल गवर्नमेंट में लेकिन फोर्स किया है स्टेट गवर्नमेंट ने? स्टार लगा लो, अगेन याद रखने वाला ही क्वेश्चन है, वो आपका फैक्ट्री एक्ट 1948। फैक्ट्री एक्ट 1948 बनाया तो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट ने है, लेकिन एनफोर्स किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू। क्लियर यहाँ तक? आगे आ जाओ। Boss offer an employee a promotion which has huge increase in salary along a new title। बॉस जो है वो प्रमोट करता है एक एम्प्लॉय को और उसकी सैलरी भी बढ़ा देता है और उसको एक न्यू टाइटल मतलब उसकी डेजिग्नेशन भी चेंज कर देता है, ठीक है। इट ऑल्सो रिक्वायर्ड एम्प्लॉय, साथ में जो उसको एक नई पोजीशन, एक न्यू जॉब रोल दिया गया, उस जॉब रोल के अंदर क्या है कि एम्प्लॉय को काम करना पड़ेगा 10 घंटे ज्यादा इन ए वीक, जितना वो पहले काम करता था एक हफ्ते के अंदर उससे 10 घंटे ज्यादा देना पड़ेगा, अलोंग विद द शिफ्टिंग ऑफ द रिमोट प्लेस। वो 10 घंटे वो वर्क फ्रॉम होम भी दे सकता है, डजेंट मैटर। तो ये एक किस चीज का एग्जाम्पल है? 2 अप्रोच होती है इसमें, एक है आपकी अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, एक आपकी अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट 2 तरीके के होते हैं, अप्रोच नहीं, सॉरी, कॉन्फ्लिक्ट 2 तरीके के राइज होते हैं, एक है आपकी अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट और एक है आपका अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जहां पे एम्प्लॉय से ज्यादा काम करवाया जाता है तो ऑफकोर्स दे वांट टू अवॉइड। अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आपको सेम लेवल पे रहते ज्यादा दिया जाता है तो वो आपके लिए एक गुड अपॉर्चुनिटी है, वो एक बेटर अप्रोच आपके लिए हो सकती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उसको ज्यादा सैलरी दी जा रही है, उसको एक न्यू डेजिग्नेशन दी जा रही है, बट साथ साथ उसे 10 घंटे ज्यादा भी काम करवाया जा रहा है। तो ये आपका अप्रोच एंड अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट है। एक बेनिफिट की चीज है और एक नेगेटिव चीज है कि काम भी तो ज्यादा करना पड़ रहा है भाई। समझ में आया? आगे आ जाओ। Which one of the following method of the performance appraisal involve ranking employee from best to worst in a particular threat? आज नेक्स्ट टॉपिक डालो, अब हेडिंग परफॉर्मेंस अप्रेजल के सारे मेथड आपको लोगों को करवाती हूँ। मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, मैंने ना दिखाती हूँ आपको भी, पूरी की पूरी आपकी HR एंड OB को सिर्फ और सिर्फ 6 से 7 पेज पे खत्म किया है। दिखाती हूँ जैसे लाइक दिस, पूरे एक पेज पे मोटिवेशन थ्योरी सारी खत्म, पूरे एक पेज पे लीडरशिप की सारी थ्योरीज खत्म, इस तरीके से सारे मेथड ऑफ ट्रेनिंग हाफ पेज पे ही खत्म, पूरे इवेल्युएशन के मेथड हाफ पेज पे ही खत्म। तो ये लास्ट रिवीजन में आपके लिए बहुत ये क्या हो गया हो,
ये क्या हो गई हो, मैंने ये क्या कर दी हो, कहाँ से क्या दबा दिया। गाइस एक सेकेंड प्लीज होल्ड करना। गॉट इट। इस तरीके से ये ना आपके लिए रिवाइज करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाती हैं चीजें। इफ यू वांट, आप ये लेना चाहते हैं तो मेरे से नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं इसके एक पीडीएफ बना के आप लोगों को दे सकती हूँ। 10 कमेंट आएंगे तो ही बनाऊंगी पीडीएफ। आज अब करते हैं मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। कहाँ गया, एक सेकेंड बस। मैं इसीलिए ही ये साथ में लेके आई हूँ ताकि आपका एक भी मेथड ये या कोई भी चीज छूट ना जाए ऐसे। देखो मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, दो टाइप के मेथड हैं। एक है आपके ट्रेडिशनल मेथड, एक है आपके मॉडर्न मेथड। दोनों इजी हैं, सो डोंट वरी। ट्रेडिशनल मेथड के अंदर फर्स्ट है आपका रैंकिंग मेथड। रैंकिंग मेथड के अंदर बेस्ट टू वर्स्ट रैंक किया जाता है। जस्ट बेस्ट क्या है, वर्स्ट क्या है, ये एम्प्लॉय नंबर 1 सबसे बढ़िया, एम्प्लॉय नंबर 7 जाओ सबसे बेकार है, तो ये है आपका रैंकिंग मेथड। सेकंड है आपका पेयर्ड कंपैरिजन मेथड, सॉरी पीरियड कंपैरिजन, पेयर्ड नहीं पीरियड कंपैरिजन, पीरियड कंपैरिजन। पीरियड कंपैरिजन मेथड के अंदर आप ये देखते हो, इस टाइम पीरियड के अंदर ये एम्प्लॉय अच्छा था, इस टाइम पीरियड के अंदर इस महीने में इसने बढ़िया किया, इस महीने के अंदर इसने बढ़िया किया। लाइक आपको वो होता है ना एक ईयरली इंसेंटिव प्लान, वो इसी के ऊपर बेस होता है कि पूरे साल किसने सबसे बढ़िया काम किया। तो पीरियड कंपैरिजन मेथड, जहां पे एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर आप हर एम्प्लॉय को कंपेयर करते हो। ट्रेडिशनल मेथड है ये भी। नेक्स्ट आपका ग्रेडिंग मेथड। ग्रेडिंग मेथड ज्यादातर यूज होता है आपका गवर्नमेंट जॉब में, जहां पे एम्प्लॉय को ग्रेड दे दी जाती है ABCDE। नेक्स्ट है आपका फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ध्यान से समझना इसे, फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है। फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के अंदर जो आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल करने वाला है, आपका जो सीनियर है, वो क्या करता है, उसको बेल शेप कर्व के अंदर ही सारे के सारे एम्प्लॉय को रखना पड़ता है। लाइक ये मेरा एक बेल शेप कर्व है, तो कुछ एम्प्लॉय को मुझे यहाँ टॉप पे रखना पड़ेगा, कुछ एम्प्लॉय को मुझे मिड में रखना पड़ेगा, कुछ तो को मुझे बॉटम में रखना पड़ेगा। तो फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ये कंपलसरी हो जाता है, कुछ एम्प्लॉय को इतने एरिया में रखो, कुछ को इतने एरिया में रखो और कुछ को इतने एरिया के अंदर रखो। ये एक तरीके से थोड़ा सा आपका नेगेटिव भी है कि आपके जो 10 एम्प्लॉय हैं, आउट ऑफ 10 एम्प्लॉय जो है वो आपके 8 एम्प्लॉयज बेस्ट कर रहे हैं, लेकिन 8 एम्प्लॉय को आप यहाँ नहीं रख सकते, यहाँ आप 5 को रख सकते हो यहाँ, या फिर आप 6 को रख सकते हो, देन आप यहाँ पे 2 एंड 2 को रख सकते हो, इस तरीके से कि पूरा का पूरे आपके इस एरिया के अंदर आपके एम्प्लॉयज आ जाने चाहिए। समझ में आई है आपका फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। अब आओ नेक्स्ट आपका चेकलिस्ट मेथड।
चेकलिस्ट मेथड नाम से ही बताता है कि आपके पास जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉब्लम है या काम है, उन सारों को लिखोगे कि ये इसका ये बिहेवियर का हो गया, ये एटीट्यूड का हो गया, ये कम्युनिकेशन का हो गया, ये टेक्निकल स्किल का हो गया और ये XYZ। ये देखो, क्या एम्प्लॉय नंबर 1 के अंदर टेक्निकल स्किल है? यस। क्या बिहेवियर अच्छा है? नो। क्या कम्युनिकेशन अच्छा है? यस। क्या नॉलेज अच्छी है? नो। क्या स्किल बेटर है? यस। फिर आप इन सबको चेकलिस्ट को कंपेयर करते हो, मतलब आपके पास एक पूरी लिस्ट होती है, उसके सामने यस नो हर एम्प्लॉय के लिए लिखा जाता है। फिर उसको आप वो करते हो, कंपेयर करते हो, कौन सा एम्प्लॉय बेटर है, कौन सा एम्प्लॉय बेटर नहीं है। ये है चेकलिस्ट मेथड। उसके बाद है क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। क्रिटिकल इंसिडेंट क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड के अंदर क्या होता है कि आप क्रिटिकली एनालाइज करते हो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में एम्प्लॉय ने कैसे बिहेव किया। ये एक सिचुएशन टू सिचुएशन होता है कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में एक एम्प्लॉय ने कैसे बिहेव किया, ये होता है आपका क्रिटिकल इंसिडेंट। एंड लास्ट इज फ्री एसे। फ्री एसे के अंदर आप एक पैराग्राफ लिखते हो एम्प्लॉय के बारे में कि एम्प्लॉय के अंदर ये कमियां हैं, ये उसके पॉजिटिव पॉइंट है, ये उसके नेगेटिव पॉइंट है, इसका हम एडवांटेज ले सकते हैं, ये चीज एम्प्लॉय को इम्प्रूव करने की जरूरत है। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी ज्यादा हो जाता है। ये है हमारे सारे के सारे ट्रेडिशनल मेथड। फिर आ जाओ मॉडर्न मेथड पे। मॉडर्न मेथड के अंदर है आपका मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, कि अगर आपका जो ऑब्जेक्टिव है या आपकी जो परफॉर्मेंस है वो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर रही है तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, अदरवाइज आपकी परफॉर्मेंस बुरी है। मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव से आपकी परफॉर्मेंस को इवेल्यूएट किया जाता है, दैट्स व्हाई इट सेज द मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव टर्म किसने दी थी, मेरे को फटाफट कमेंट करके बता दो। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव टर्म किसने दी थी? एंड दिस इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका 360 डिग्री एनालिसिस। 360 डिग्री एनालिसिस कि आप चारों तरफ से अपने एम्प्लॉय से, एम्प्लॉयर से, सीनियर से, जूनियर से, इनर स्टाफ से, आउटर स्टाफ से, सारे के सारे स्टेक होल्डर से एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय के बारे में फीडबैक लेते हो, सबको एनालाइज करते हो। तो दिस इज 360 डिग्री एनालिसिस। ये मेरे कॉलेज के चेयरमैन करते हैं, सबसे पूछते हैं, मेड से, गेट कीपर से, कि XYZ टीचर का बिहेवियर कैसा है, केयर टेकर से, क्लर्क से, प्रिंसिपल से, सबसे हर तरीके का सारा फीडबैक लेते हैं वो। नेक्स्ट आपका असेसमेंट सेंटर। असेसमेंट सेंटर के अंदर ये देखते हैं कि जो आप काम कर रहे हो उसका एफिशिएंसी कितनी है, वो काम कैसे हो रहा है, आपको जो काम दिया गया था वो हुआ है या नहीं हुआ है, हुआ है तो कैसे हुआ। आपके वर्क को असेस किया जाता है कि आपने कितना वर्क किया है। दिस इज असेसमेंट सेंटर। नेक्स्ट आपका बार बिहेवियर एंकर्ड रेटिंग स्केल। बिहेवियर एंकर्ड रेटिंग स्केल, देखो थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कम हो जाए वो चल जाएगा, लेकिन अगर आपको एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करना, स्पेशली इन द प्राइवेट सेक्टर, चाहे वो आपका एजुकेशन रिलेटेड हो, चाहे वो आपका कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज हो, हर इंडस्ट्री के अंदर अगर आपका बिहेवियर खराब है, आपकी कलीग के साथ नहीं बनती, तो आप लंबे टाइम तक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टे नहीं कर सकते हो। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका बिहेवियर बेटर होना चाहिए। तो बिहेवियर एंटर रेटिंग स्केल सिर्फ और सिर्फ आपके बिहेवियर को देख के आपके परफॉर्मेंस को रेट देता है। गॉट इट। उसके बाद है ह्यूमन रिसोर्स एंड अकाउंटिंग। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग आप इसे कह सकते हो। इस मेथड के अंदर ये देखा जाता है कि एक्चुअली में उस ह्यूमन रिसोर्स ने हमें कितना काम करके दिया और हमारे लिए उस एम्प्लॉय की कॉस्ट कितनी पड़ी। दिस इज ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। अगर उसने काम करके दिया है ज्यादा और हमारे लिए कॉस्ट पड़ी है कम, तो ऑफकोर्स जितना ये डिफरेंस ज्यादा होगा उतनी ही आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। ये थे सारे के सारे परफॉर्मेंस अप्रेजल के मेथड। मेरा पढ़ाने का तरीका अगर सच में पसंद आया है तो एक बार छोटा सा फीडबैक मेरे को जरूर देके जाना, ताकि मुझे भी आपको पढ़ाने के लिए ऐसे ही मोटिवेशन मिलते रही। तो चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल इन्वॉल्व एम्प्लॉय बेस्ट टू वर्स्ट, आपको कहाँ दिया जाता है रेट? आपके रैंकिंग स्केल के अंदर, सॉरी रेटिंग स्केल के अंदर। रैंक के अंदर को आपको रैंक दिया जाता है फर्स्ट सेकंड थर्ड, रेटिंग के अंदर बेस्ट टू वर्स्ट रेट दिया जाता है। ये है आपका ट्रेडिशनल मेथड। समझ में आया?
पेयर्ड कंपैरिजन भी होता है और ये पीरियड कंपैरिजन भी होता है। ये दो अलग अलग मेथड है। देखो यहाँ पेयर्ड लिख रखा है और जो मेरे पास बुक है उसमें पीरियड कंपैरिजन लिख रखा है। पेयर्ड कंपैरिजन के अंदर तो ये होता है कि आप अपने जो कलीग है उनसे कंपेयर करके देखते हो। पीरियड कंपैरिजन आपका ये होता है कि इस पीरियड के अंदर सबसे बेटर किसने किया। तो ये दोनों मेथड होते हैं, यहाँ पे डाल लेना ये एक और मेथड भी। पीरियड भी होता है साथ में ये पेयर्ड भी होता है, जगह नहीं है अपनी जो बनाओगे शॉर्ट नोट उसमें ऐड कर लेना इसे। समझ में आया यहाँ तक? नेक्स्ट आ जाओ। A craft, a union of electrician working in the different industry is called by which of the following? यूनियन ऑफ इलेक्ट्रीशियन वर्क इन डिफरेंट इंडस्ट्री। देखो यहाँ इंडस्ट्री डिफरेंट हो गई, इंडस्ट्री डिफरेंट होगी तो इंडस्ट्रियल यूनियन तो आएगा नहीं। जनरल यूनियन क्या होता है? जनरल यूनियन ओपन फॉर ऑल, किसी भी टाइप का, किसी भी इंडस्ट्री का, कोई भी स्किल का एम्प्लॉय इस यूनियन में आ सकता है। दिस इज जनरल यूनियन। नेशनल यूनियन क्या होता है? जो एक आपके जियोग्राफिकल एरिया वाइज बनाई जाती है। क्राफ्ट यूनियन क्या होता है? क्राफ्ट यूनियन के अंदर एक सेम नॉलेज या स्किल सेट के पर्सन आते हैं। यहाँ पे ये सारे के सारे इलेक्ट्रीशियन वर्कर थे, तो ये आपकी क्राफ्ट यूनियन बनेगी। समझ में आया? मैं को बताती हूँ, मैंने जब ये पहले बार क्वेश्चन पढ़ा एंड मेरे को लगा था इसका इंडस्ट्रियल यूनियन, बिकॉज इलेक्ट्रिशियन वर्क इन द इंडस्ट्रीज और इस तरीके से मैंने रीड किया, सो आई मार्क इंडस्ट्रियल यूनियन। सो पॉइंट को कीवर्ड पकड़ के ध्यान से रीड किया करो। ये गलती आपसे भी होती है, मुझसे भी होती है, डोंट वरी, बट फिर भी आपको भी इम्प्रूव करने की जरूरत है और मुझे भी। समझ में आया? लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। होमवर्क दे दूं? होमवर्क दे दूं? चलो इसको होमवर्क में ले लो। लास्ट क्वेश्चन है ये। सारे मेरे को कमेंट करके जरूर बताएंगे आज की हमारी छोटी सी प्यारी सी क्लास आपको कैसी लगी। लास्ट तक क्लास में रुके रहे तो ए वेरी वेरी बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे भी देना अगर क्लास आपको सच में पसंद आई हो तो। थैंक यू सो मच।